हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और आज हम लोग विविध में क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। 36 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, नैनो प्लग, इसका संबंध किससे है? नैनो प्लग किससे संबंधित है आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा एक छोटे सुनने के यंत्र से। नैनो प्लग एक अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र है, हियरिंग एड है। इसका कार्य इतना छोटा है कि आसानी से नजर भी नहीं आता। साथ ही उपयोगकर्ता के सुनने की क्षमता आवश्यकता के अनुरूप इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम भी किया जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? नैनो कण के द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। वर्ष 2012 में जर्मनी के म्यूनिक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे कान नैनो कान का आविष्कार किया था। नैनो कण स्वर्ण के केवल एक छोटा कण का जो है यह बना है और नैनो कण के द्वारा जो है 60 डेसिबल तक की ध्वनि सुनी जा सकती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग नोरियो टानीगुची ने 1974 में किया था, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नोरियो टानीगुची टोक्यो विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1974 में प्रकाशित अपने एक शोध पत्र में किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। दूसरा है, नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो इसमें सही जवाब होगा पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य है। नैनो मेडिसिन औषधि वितरण की प्रभावकारिता बढ़ाने और साइड इफेक्ट न्यूनतम करने में सहायक है। नैनो पदार्थ जीन थेरेपी में जीनों को कोशिकाओं तक ले जाने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों या उदाहरणों को कौन जो है नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में इसमें जो है व्यवस्थित किया गया है, तो आप सही उत्तर का इसमें चुनाव करिए। ठीक है, तो नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों या उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें पहला मतलब कि अगर इसके बढ़ते पीढ़ियों के क्रम में बात किया जाए तो एरोसोल पहला स्थान पे आएगा, इसके बाद आएगा आपका लक्षित दवाएं, इसके बाद 3D नेटवर्किंग और इसके बाद आएगा आणविक विनिर्माण। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियां, पहला पीढ़ी है यानी प्रथम पीढ़ी के जो उत्पाद हैं वो है एरोसोल, कोलायड और पॉलीमर। द्वितीय पीढ़ी के उत्पाद हैं लक्षित दवाएं, 3D ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। तृतीय पीढ़ी के उत्पाद हैं रोबोटिक्स, 3D नेटवर्किंग। चतुर्थ पीढ़ी के उत्पाद हैं आणविक विनिर्माण। इन 4 पीढ़ियों के उत्पादों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सही विकल्प होगा आपका डी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कथन एक यानी कथन ए कह रहा है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला जो है उत्पन्न नहीं होती है। कारण है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण भी है, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नासा ने अपने प्रयोग के पश्चात यह स्पष्ट किया कि मोमबत्ती की ज्वाला के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। अंतरिक्ष यान में अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था यानी माइक्रोग्रेविटी की स्थिति में मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला तो उत्पन्न हो सकती है, परंतु वास्तविक निर्वात यानी अंतरिक्ष में यह संभव नहीं है। वस्तुतः मोमबत्ती की ज्वाला की टिमटिमाने की आवृत्ति गुरुत्वीय त्वरण के मोमबत्ती के व्यास से अनुपात के वर्गमूल के समानुपाती होती है तथा अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल के अभाव के कारण यह शून्य होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार हो जाएगा गोलाकार हो जाएगा, तो गोलाकार इसका सही जवाब होगा। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार होगा गोलाकार। और 43 है, एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहां है? एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल है डाभोल। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित डाभोल में
डाभोल शक्ति परियोजना स्थित है और इस शक्ति परियोजना का निर्माण डाभोल पावर कंपनी ने किया है, जो एनरॉन, जनरल इलेक्ट्रिक, बेचटेल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? सही जवाब होगा पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। यह भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता के विस्तार पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन ए भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। कारण आर है, भारत का नाभिकीय यंत्र नहीं बनाया, मतलब भारतीय नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। इसमें जो सही जवाब हो, मतलब कि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। ये सत्य है, परंतु जो आर दिया गया यानी का, वो असत्य है। भारत अपने परमाणु संयंत्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संयंत्र निरीक्षण आयोग से जांच के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उसकी तकनीकी संबंधी गोपनीयता जो है भंग होने की आशंका है। भारत के द्वारा परमाणु बम बनाने का विकल्प जो है खुला रखा गया है। 46 है, भारत ने आणविक विस्तार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एनपीटी को भारत जो है एक भेदभावपूर्ण जो है नीति मानता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत जो है एनपीटी को इसलिए भेदभावपूर्ण मानता है क्योंकि इसके अनुच्छेद 4 के अनुसार अगर बात किया जाए तो संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित साज सामान, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का परस्पर मतलब के जो है आदान प्रदान कर सकेंगे, और इस प्रकार हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र जो है शांतिपूर्ण उपयोग के नाम पर परमाणु क्षमता प्राप्त करने में स्वतः सफल हो जाएंगे। भारत संधि के इस अंतर विरोध से अपना जो है असंतोष प्रकट करता है, क्योंकि यह संधि न केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को विशेषाधिकार देती है, अपितु परमाणु क्षमता रहित देशों के द्वारा विशेषाधिकार को प्राप्त करने के अधिकार से भी वंचित करती है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अनुसार विषयक संधि यानी ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के नाम से जाना जाता है, इसकी मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं? कौन से हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, देखिए इसका पहला और दूसरा यानी ए ऑप्शन। परमाणु अप्रसार संधि की मान्यता के अनुसार अगर बात किया जाए तो 5 परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं। कौन कौन से? तो चीन है, फ्रांस है, रूस, यूके और यूएसए। ध्यान रखिएगा, 5 परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य जो हैं वह चीन, फ्रांस, रूस, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है? पहला परिणाम है इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी, और यह स्वयं नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य बन जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है सही है, दूसरा जो है गलत है। भारत ने मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसी वर्ष नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की स्थापना हुई थी और इसकी पहली बैठक 1975 में लंदन में हुई। वर्तमान में इसके 48 देश जो हैं सदस्य हैं। इसका लक्ष्य परमाणु सामग्री, तकनीक एवं उपकरणों का निर्यात जो है नियंत्रित करना है। इसके सदस्य का पहुंच जो है नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक जो है हो जाती है। जो इनके सदस्य हैं इनकी जो पहुंच है नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक जो है हो जाती है। एनएसजी में शामिल होने वाले देशों के लिए परमाणु आयुध अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। एनएसजी के सदस्य जो सदस्य हैं स्वयं एनपीटी का सदस्य नहीं बन सकता। भारत ने अब तक जो है एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। फ्रांस एनएसजी का संस्थापक सदस्य है, और वह बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए एनएसजी का सदस्य बना था। 49 नंबर क्वेश्चन है, नैनो हमिंग बर्ड है। जो हमिंग बर्ड है वो क्या है? नैनो हमिंग बर्ड
एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी विमान है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। तो नैनो हेमिंग बर्ड जो है वो सी ऑप्शन में दिया गया, ध्यान रखिएगा। नैनो हमिंग बर्ड या नैनो वायु वाहन नाव, नैनो एयर व्हीकल एक छोटा है रिमोट द्वारा संचालित विमान है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु क्या थी? सही जवाब है खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 88वां अधिवेशन नई दिल्ली में 3 से 7 जनवरी 2001 के मध्य संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन का केंद्रीय विषय खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा यानी फूड न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंट सिक्योरिटी था। 3 से 7 जनवरी 2019 के मध्य 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है फगवाड़ा पंजाब में किया गया और इसका मुख्य विषय भविष्य का भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी था। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2020 को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो है बेंगलुरु में आयोजित हुई और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन फरवरी 2021 में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किस एक को CSIR का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2006 मिला? इसका सही जवाब होगा CLRI, ए ऑप्शन। 26 सितंबर 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर CSIR जो है हरित जयंती समारोह में भाग लिया और इसी समारोह में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार सहित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और CSIR डायमंड जुबली टेक्नोलॉजी अवार्ड प्रदान किए। 2006 के लिए ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई को प्रदान किया गया। 2010 का उक्त पुरस्कार DRDO को जो है DRDO की जो ले स्थित इकाई है उच्च उन्तांश अनुसंधान रक्षा संस्थान दिहार को जो है 2011 का उक्त पुरस्कार कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। 2012 का उक्त पुरस्कार जो है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर तथा एक्वागिरी प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को संयुक्त रूप से और 2013 का उक्त पुरस्कार कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद और चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद को जो है संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। 2014 का यह पुरस्कार केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ को प्रदान किया गया। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? वो है आपका ICSSR। देखिए जो DST है, DST या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो भारत सरकार की है और CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। ICSSR जो है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है और DAE है परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार। इस प्रकार ICSSR विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है जो पहला कथन इसमें दिया गया है, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में मतलब कि किया जा सकता है। और दूसरा है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। इसका सही जवाब होगा न तो पहला और न तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन। आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के द्वारा प्रदत्त 12 अंकों की एक अद्वितीय संख्या है जो भारत के निवासियों को पहचान के लिए प्रदान की जाती है। इसके तहत आधार पहचान पत्र या संख्या प्राप्त करने के लिए जो है भारतीय निवासी जो है और अपनी जनांकिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचनाएं प्रदान करनी होती है। आधार अधिनियम 2016 के धारा 9 के अनुसार आधार केवल पहचान पत्र है और इसके आधार पर किसी नागरिक का अधिवास का दावा नहीं किया जा सकता है। आधार अधिनियम 2016 के 23G के अनुसार आधार संख्या को नियमों के तहत निष्क्रिय या लुप्त भी किया जा सकता है।
54 नंबर क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है कहां से? तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा जो मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से, डी ऑप्शन। जो स्वचालित कलाई घड़ियां हैं इनको चलाने के लिए ऊर्जा के लिए बैटरी की जो है आवश्यकता नहीं होती है। ये घड़ी पहनने वाले के हाथ के संचलन के चलने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। यदि 2 से 3 दिन ये घड़ियां हाथ में न पहनी जाए तो ये बंद हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है? अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है? सही जवाब होगा दक्षिणी फ्रांस। देखिए ITER जो है एक लैटिक है, यह लैटिन अर्थ है द वे, और पहले इसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर का जो है संक्षिप्ताक्षर माना जाता है। मतलब इसका कह सकते हैं संक्षिप्ताक्षर है, और इस रूप में इस शब्द का प्रयोग जो है अब बंद हो चुका है। वस्तुतः ITER संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है, और इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिणी फ्रांस के कद्रास नगर में निर्माणाधीन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक जो है ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया, निम्न सूची में से उसे जो है आपको चिन्हित करना है। तो ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है कहां के? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। तो निम्न सूची से जो है उसे आप जो है चिन्हित कीजिए। इसमें जो सही जवाब होगा, देखिए इसमें जो डी ऑप्शन है, एक अंतरिक्ष यान ऐसे यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टकरा लेने से बचाएगा। तो इसके संदर्भ में डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 30 अगस्त 2009 को यूरोपीय कंपनी EADS की सहायक कंपनी एरियन स्पेस ने एक ऐसे अंतरिक्ष यान की डिजाइन की है जिसे पृथ्वी से किसी क्षुद्र ग्रह की टकराने की जो आशंका पर है इसे तैनात किया जा सकता है, और इसे खतरे से बचाव भी किया जा सकता है। और इसकी परिकल्पना जो है 2005 में एडवर्ड टी लू एवं स्टैनली जी लब ने दी थी। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन जो है पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित नहीं किया गया है? वो सही जवाब है नॉर्कडुर्ना, यानी सी ऑप्शन नॉर्कडुर्ना। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए लुकोस्किन, एग्जिट और एटूथ पॉली हर्बल उत्पादों का विकास DRDO के द्वारा किया गया है। तो लुकोस्किन, एग्जिट और एमटथ, ठीक है, पॉली हर्बल उत्पादों का विकास DRDO के द्वारा किया गया, जो क्रमशः ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, दांत दर्द इनके उपचार में प्रयुक्त होता है। नाकडोर्ना एक मूल मतलब कि मूत्र लतारोधी औषधि है, और जिसका विकास DRDO के द्वारा नहीं किया गया है। 58 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? सही जवाब होगा ईरान, यानी NSG परमाणु आपूर्ति समूह के सदस्यों की जो संख्या है वो है 48, और दिए गए विकल्प में ईरान जो है NSG में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 है, परमाणु आपूर्ति समूह के द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीक की आपूर्ति की जा सकेगी? इसका सही जवाब होगा फ्रांस, डी ऑप्शन। NSG से भारत को छूट मिलने के पश्चात फ्रांस भारत के साथ नाभिकीय व्यापार प्रारंभ करने और नाभिकीय क्षेत्र में समझौता करने वाला प्रथम राष्ट्र है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कथन है CERN यानी सन जिसे कहते हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च विश्व में कणीय भौतिकी शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। कारण आर है, उपयुक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण यानी सर्न है। इनमें बताइए आपको कि इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है सही हैं। इनमें जो बी कथन है यानी बी स्टेटमेंट है कथन और कारण, यानी दोनों जो है सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी फ्रेंच
जो है फ्रेंच परिवर्णी शब्द यानी सन की स्थापना फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा पर जिनेवा के पास वर्ष 1952 में प्राविधिक निकाय के रूप में जो है की गई है और इसकी औपचारिक स्थापना 1954 में की गई। 61 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी समाचार में देखे जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है? इंड आर्क बताइए। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतरजलीय वेधशाला यानी अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय नौप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में कौन से कथन जो है सही है? तो बताइए। NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में जो है कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। पहला है, NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। दूसरा है, NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सही है। तो पहला कथन सही है। कैसे? राष्ट्रीय नौप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी संस्थान मतलब की संस्था है और इस संस्था ने 2000 में मार्च 2000 में कह सकते हैं कि तृणमूल प्रौद्योगिकी नौप्रवर्तनों और विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान को सशक्त करने की भारत की राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और स्पष्ट है कि इसे जो है इसके संदर्भ में पहला कथन सत्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य हैं? पहला इसमें जो दिया गया है, भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया। दूसरा है, इसमें जो स्टेटमेंट दूसरा दिया गया कि एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। तीसरा, हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख पर्यटक केंद्रों में जो है वाईफाई लाना। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन यानी केवल थर्ड। जो तीसरा कथन है इसके संदर्भ में सही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न स्तंभों में ब्रॉडबैंड हाईवेज भी शामिल है। ब्रॉडबैंड हाईवेज यह शामिल है किसमें? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस स्तंभ के तहत अगर बात की जाए तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए ब्रॉडबैंड की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों आदि में निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, डिजिटल हस्ताक्षर। इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। पहला कथन है, एक मतलब कि जो डिजिटल हस्ताक्षर है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। दूसरा, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। बताइए डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें सी और डी यानी जो सी और डी दिया गया है यानी तीसरा भी सही है और इसमें डी ऑप्शन भी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, देखिए डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो कि संदेश प्रेषक या दस्तावेज के हस्ताक्षरकर्ता की पहचान प्रमाणित करने के साथ संदेश या दस्तावेज के मूल अंश का अपरिवर्तित होना सुनिश्चित करती है। इस प्रकार कथन जो 3 है सही है। दूसरी ओर कथन पहला और दूसरा डिजिटल हस्ताक्षर की बजाय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से संदर्भित है यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से संदर्भित है और ऐसा कंप्यूटर आधारित रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो उसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान सुनिश्चित करता है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र कहलाता है और यह इंटरनेट पर सूचनाओं या सेवाओं तक पहुंच के लिए अथवा निश्चित दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वास्तव में यदि शब्दशः जो डिजिटल हस्ताक्षर है इसके संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया तो केवल
3 जो है सही है। और इस स्थिति में इसका उत्तर विकल्प सी होगा। परंतु यदि डिजिटल हस्ताक्षर की अवधारणा के व्यापक संदर्भ में लिया जाए, जो डिजिटल हस्ताक्षर है इसकी अवधारणा को अगर व्यापक लिया जाए, तो चूंकि डिजिटल हस्ताक्षर जो है प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता के लिए आवश्यक है और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो इस स्थिति में कथन 3 के साथ साथ पहला दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? वह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मतलब कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, छाता संगठन है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। एनपीसीआई के 10 प्रमोटर बैंक हैं, निम्नलिखित भुगतान प्रणालियों का जो संचालन है करते हैं। वो है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, नेशनल फाइनेंशियल स्विच इन इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, बैंकों के द्वारा जारी रुपए कार्ड या डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इनकी संबद्धता और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा जारी किए गए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड या आरबीआई के द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य इकाई की संबद्धता। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, इसके बाद है आधार एनबोल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम, और भारत में सभी एटीएम नेटवर्क को जोड़ने का कार्य नेशनल फाइनेंशियल स्विच के द्वारा किया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अंतर्गत संचालित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलान वैसे कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो शेवरॉन है, शेवरॉन क्या है? शेवरॉन है मतलब कि तेल के प्रमुख कार्य ये क्षेत्र है, तेल प्रमुख कार्य क्षेत्र है। इसके बाद AT&T, ये क्या है? यह है आपका टेलीफोन इंटरनेट। और AMD ये क्या है? यह है आपका ये सूक्ष्म संसाधन यानी माइक्रो प्रोसेसर है। और एनरकॉन और GmbH जो है ये क्या है? ये पवन ऊर्जा। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है। शेवरॉन जो है विश्व की विशालतम समन्वित ऊर्जा कंपनी है। इसका मुख्यालय सान रेमन कैलिफोर्निया में है, ठीक है। कैलिफोर्निया कहां पे है? यूएसए में। इस कंपनी का व्यवसाय लगभग 80 देशों में मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, उत्पादन, रिफाइनरी और मार्केटिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन के रूप में संचालित किया जाता है। AT&T इंक वैश्विक, ध्यान रखिएगा, AT&T जो है इंक वैश्विक संचार कंपनी है, इंटरनेट, टेलीफोन। इसके अतिरिक्त यह कंपनी अगली पीढ़ी के दूरदर्शन सेवाओं को विस्तारित कर रही है। इसके बाद है AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस। इसकी स्थापना 1969 में सनीवेल कैलिफोर्निया में की गई थी। यह मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिपसेट आदि का निर्माण करती है और कंप्यूटरों के लिए मीडिया सॉल्यूशन की सेवाएं प्रदान करती है। और इसके बाद एनरॉकॉन GmbL क्या है? इसकी स्थापना 1984 में एलॉय वोवेन ने की थी। एनरकॉन का जो स्थापना है 1984 में एलॉय वोवेन इनने की थी। और यह कंपनी मुख्य रूप से जो है पवन ऊर्जा टर्बाइनों का निर्माण करती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? पहला इसमें दिया गया, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा है, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, ठीक है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित आयनों की उपस्थिति के कारण रेडियो संचार जो है सुसाध्य हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और 68 में आपको जो है मिलान करना है। तो बताइए, आकाश क्या है, बहुजन समाज पार्टी क्या है, पृथ्वी क्या है, मिराज क्या है? इसके साथ आपको जो है मिलान करना है। तो देखिए इसमें जो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है, सही होगा।
और इसके बारे में देख लेते हैं। आकाश जो है यह जमीन से आकाश में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। तो ध्यान रखिएगा, आकाश जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। बहुजन समाज पार्टी जो है एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसके संस्थापक काशीराम थे, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी जो है यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला यानी सरफेस टू सरफेस जो है यह एक प्रक्षेपास्त्र है। मिराज जो 2000 है यह एक फ्रांसीसी जो है लड़ाकू विमान है। तो ध्यान रखिएगा, जो मिराज 2000 है यह क्या है, मिराज 2000 एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन नंबर 69 है, दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री, इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका में। श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। और इसके बाद जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध जो है वह है मैत्री। अंटार्कटिका के लार्समैन हिल क्षेत्र में, जो अंटार्कटिका के लार्समैन हिल क्षेत्र है, भारत का यहाँ पे तीसरा अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किया गया है जिसका नाम है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, इन तीनों का नाम ध्यान में रखना है। 70 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। 71 है, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, किस नाम से? तो दक्षिण गंगोत्री। यह 2009 का क्वेश्चन है, उसके संदर्भ में आपको जो है जवाब देना है। तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने 11 जनवरी 2011 में अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध भारती की आधारशिला रखी थी। भारत ने 1983 से 84 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला स्टेशन कायम किया था, जबकि 1988 से 89 में दूसरे स्थायी स्टेशन जिसे हम मैत्री कहते हैं इसकी स्थापना की गई। और 72 है, अंटार्कटिका में भारत का जो निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन है उसका नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में भारत के द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम है भारती। याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री, इसके बाद जो मैत्री है, भारती है, ये तीनों क्या है आपको ध्यान में रखना है। और 73 में जो है आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आइसोहेलाइन, इसका संबंध बर्फ वर्षा से नहीं है, बर्फ जो है आइस रेन से नहीं है। आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। आइसोबार समान वायुदाब वाले, आइसोहाइट समान ऊंचाई वाले और आइसोबात समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा दिखाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को जो है दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो आपका सही जवाब होगा पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को जो है दर्शाती है और हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है, जबकि थर्मोक्लाइन किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? तो वायुयान आपको बताना है इनमें से मतलब 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक वायुयान नहीं है? आपका सही जवाब होगा सारथ, ठीक है, जिसे बीएमपी सेकंड भी कहते हैं। देखिए, बीएमपी सेकंड 1980 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा विकसित पैदल सेना के द्वारा युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाला वाहन यानी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है और इसके भारतीय संस्करण को सारथ नाम दिया गया है।